हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो पढ़ेंगे वो चैप्टर है अल्टरनेटिंग करंट। बहुत ही अच्छा चैप्टर है। इसके बारे में देखते हैं क्या होता है अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, देखिए क्या होता है अल्टरनेटिंग करंट। तो एक ऐसा करंट जिसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ में कंटिन्यूसली चेंज करे और जिसकी डायरेक्शन एक डेफिनेट टाइम पीरियड के बाद रिवर्स हो जाए, उस करंट को बोलते हैं हम अल्टरनेटिंग करंट। क्या बोला मैंने? मैंने बोला कि ऐसा करंट जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, चेंज हो विद टाइम, और क्या बोला मैंने, इसकी डायरेक्शन एक सेम टाइम पीरियड के बाद क्या हो, रिवर्स हो जाए। ठीक है, तो डायरेक्शन रिवर्स पीरियडिकली। ठीक है, एक सेम टाइम पीरियड के बाद अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है यानी कि अल्टरनेट हो रही है और मैग्नीट्यूड टाइम के साथ कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, तो ऐसे करंट को बोलते हैं हम अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, देखो प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था हमने एक कि जब भी हम किसी लूप और मैग्नेटिक फील्ड के अक्रॉस है ना एंगल थीटा को चेंज करते हैं। एंगल थीटा क्या है? एंगल थीटा है एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर ऑफ लूप एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। ठीक है, यानी कि जब भी हम किसी लूप को एरिया वेक्टर उसमें मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में घुमाएंगे है ना, तो एंगल चेंज होगा। तो उसके ऊपर एक ईएमएफ इंड्यूस होता था है ना। कितना ईएमएफ था? वो था ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, जो टाइम के साथ में चेंज हो रहा था। ठीक है, और हमको पता है जो ओमेगा होता है वो होता है 2 पाई बाई टी। ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रिक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी। इसकी यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो अगर मैं इसमें E इक्वल्स टू ई नॉट साइन 2 पाई बाई टी इंटू टी रखूं, देखो एट एट टी बराबर जीरो है ना, एट टी बराबर जीरो, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? जो ई होगा वो भी जीरो होगा, क्योंकि जब टी की वैल्यू जीरो होगी, स्मॉल टी, ये कैपिटल नहीं होगी, यहाँ पे स्मॉल होगी। अगर स्मॉल टी की वैल्यू जीरो है तो साइन की वैल्यू जीरो हो जाएगी, और साइन जीरो कितना होता है? जीरो। ठीक है, एट टी इक्वल्स टू कैपिटल टी बाई फोर। इस वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या आएगा? ई नॉट साइन 2 पाई बाई टी इंटू टी बाई फोर। टी से टी कैंसिल, ये कितना आ रहा है? पाई बाई 2। साइन 90 है ना, साइन पाई बाई 2 कितना होता है? इसकी वैल्यू होती है 1। तो ये आएगा ई इक्वल्स टू ई नॉट विच इज मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, अब करते हैं हम एट टी इक्वल्स टू टी बाई 2। अगर यहाँ पे हम टी बाई 2 पुट करें तो क्या मिलेगा मुझे? ये 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, पाई मिलेगा। अगेन इसकी वैल्यू कितनी जाएगी? टी बाई टू पर ई की जो वैल्यू होगी वो जीरो होगी। ठीक है, अब बात करें एट टी, इसकी बात करें एट टी, टी पे भी जीरो आएगी है ना। 3 टी बाई 4 पर कितनी आएगी? वही आएगी ई नॉट। अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करता हूँ ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी का, तो वो जो ईएमएफ है ये साइनोसिडोली क्या कर रही होगी? वेरी कर रही होगी। ठीक है, एट टी बराबर जीरो, इसकी वैल्यू जीरो होगी, विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही कर रहे हैं इसको, और ये है अपना ईएमएफ। ठीक है, यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है ई नॉट, ये कहाँ पे आ रही होगी? ये आ रही होगी एट टी बाई 4। फिर जीरो वैल्यू कहाँ पे आ रही होगी? टी बाई 2 पे, जो होगी टी बाई 2। यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आ रही होगी? 3 टी बाई 4, और ये होगा टी। ये क्या होगा? टी। ये होगा 3 टी बाई 2 होगा, सॉरी। ठीक है, और ये होगा टी। तो ऐसे करके ग्राफ मिलेगा। देखो ये जो हमें ईएमएफ मिल रही है, क्या इसकी वैल्यू टाइम के साथ में चेंज कर रही है, और इसकी जो डायरेक्शन है एक डेफिनेट टाइम पीरियड के बाद रिवर्स हो रही है। ठीक है, यानी कि ये जो ईएमएफ है, कैसा ईएमएफ मिला हमको? एक अल्टरनेटिंग ईएमएफ मिला। ये जो इक्वेशन है ईएमएफ की, ये कैसी है? अल्टरनेटिंग इक्वेशन है। इससे जो करंट इंड्यूस हुआ होगा वो कैसा करंट होगा? वो होगा अल्टरनेटिव करंट, जिसकी इक्वेशन होगी आई इक्वल्स टू, देखो अगर हम ओम्स लॉ लगाते हैं तो ओम्स लॉ क्या होता है? आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर या ई अपॉन आर, और ई की वैल्यू है ई नॉट साइन ओमेगा टी बाई आर। ठीक है, ई नॉट बाई आर को हम आई नॉट दे सकते हैं, मैक्सिमम करंट। तो ये जो इक्वेशन मिल रही है करंट की, आई नॉट साइन ओमेगा टी है ना, ये जो करंट आया हमारे पास, ये जो इक्वेशन आई है करंट की किसी भी इंस्टेंट टी पर, ये जो इक्वेशन आई है, क्या ये अल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन है? बिल्कुल। अगर इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो वो भी बिल्कुल साइनोसॉइडली होगा है ना।
ये जो वैल्यू होगी इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी आई नॉट, और ये कहाँ पे होगी एट t/4, ये होगा t/2 और ये होगा t और यहाँ पे होगा 0। तो देखो ये जो करंट आया है मेरे पास, क्या जितना करंट t/2 टाइम में पॉजिटिव डायरेक्शन में, उतना ही करंट नेक्स्ट t/2 टाइम में नेगेटिव डायरेक्शन में है। बिल्कुल। तो हो क्या रहा है, टाइम के साथ इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है और इसकी जो डायरेक्शन है वो पीरियोडिकली रिवर्स हो रही है। ठीक है, तो ये जो हमको करंट मिला है यही होता है अपना अल्टरनेटिंग करंट, जिसकी मैग्नीट्यूड टाइम के साथ में लगातार चेंज करे और जिसकी डायरेक्शन पीरियोडिकली रिवर्स हो जाए। ठीक है, ये जो आई है इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस करंट, क्योंकि ये एक इंस्टेंट टी पर करंट मिला है हमको उसकी, तो ये इंस्टेंटेनियस करंट। ठीक है, आई नॉट इसको बोलते हैं पीक और मैक्सिमम करंट। ठीक है, ओमेगा होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी, और स्मॉल टी होता है टाइम। ठीक है, ये होता है अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, एक मैंने ग्राफ बनाया है टी के साथ करंट का, और करंट कुछ इस प्रकार वेरी कर रहा है। अब मुझको बताओ ये कौन सा करंट है, क्या ये एसी है, क्या ये डीसी है, क्या है ये? देखो डीसी तो है नहीं, क्योंकि जो डीसी करंट होता है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन टाइम के साथ कभी चेंज नहीं होती है, उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। ठीक है, देखते हैं एसी है कि नहीं। एसी के लिए क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। और क्या चाहिए, और चाहिए डायरेक्शन, है ना, डायरेक्शन भी रिवर्स होनी चाहिए पीरियडिकली। लेकिन यहाँ पे हमको देखने को मिला कि यहाँ पर डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, सिर्फ मैग्नीट्यूड ही चेंज हो रहा है। तो ये ना तो एसी है ना ही डीसी है, ये कोई वेरिएबल करंट है जिसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ चेंज हो रहा है। ठीक है, तो डिफरेंस समझ में आया एसी का। एसी जो करंट होगा ना, वो जो होगा वो पीरियडिकली चेंज होगा, एक सेम टाइम पीरियड के बाद उसकी जो डायरेक्शन है वो रिवर्स कर जाएगी। ठीक है, इसमें डायरेक्शन रिवर्स नहीं कर रही है, तो ये एसी करंट नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं फिर इसकी एवरेज और मीन वैल्यू की। ठीक है, इसको तो नोट कीजिए आप, लगाते हैं हेडिंग एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। क्या होती है एवरेज वैल्यू? तो देखो एसी की एवरेज वैल्यू वो वैल्यू होती है अगर हम किसी डीसी सर्किट में सेम टाइम के लिए करंट फ्लो कराते हैं, किसी डीसी में सेम टाइम के लिए करंट फ्लो कराते हैं, डायरेक्ट अगर किसी सर्किट में डायरेक्ट करंट फ्लो कराते हैं टाइम टी के लिए, और उसमें से क्यू चार्ज फ्लो होता है। ठीक है, और उसी सर्किट में अगर हम एसी करंट फ्लो कराएं और उसमें चार्ज क्यू फ्लो हो जाए एट टाइम टी पर ही, तो जिस वैल्यू पर वो चार्ज फ्लो हो रहा है उसी वैल्यू को अल्टरनेटिंग करंट की क्या बोलते हैं अपन, एवरेज करंट। ठीक है, क्या बोला मैंने, इसको समझते हैं ब्रीफली। अब बात कर रहे हैं हम एवरेज करंट, एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, क्या बोला मैंने कि अगर हमने किसी डायरेक्ट करंट जितने टाइम में क्यू चार्ज फ्लो करा रहा है, क्या बोला हूं मैं, कि डायरेक्ट करंट जितने टाइम में क्यू चार्ज फ्लो करा रहा है, अगर उतने ही टाइम में सेम चार्ज फ्लो कराता है अल्टरनेटिंग करंट जिस वैल्यू पर, उस वैल्यू को बोलेंगे हम एवरेज या मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, क्योंकि होगा क्या, अल्टरनेटिंग करंट है तो उसकी वैल्यू लगातार चेंज कर रही होगी किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू पर, इस पर्टिकुलर टाइम के लिए ये क्यू चार्ज फ्लो होगा, उसी वैल्यू को क्या बोलेंगे हम, एवरेज करंट। ठीक है, तो एवरेज करंट कुछ नहीं है, जितना डायरेक्ट करंट ने जितने टाइम में क्यू चार्ज फ्लो कराया उतना ही चार्ज उतने ही समय में जिस वैल्यू पर अल्टरनेटिंग करंट की पर फ्लो हो जाएगा, उसी वैल्यू को क्या बोलेंगे हम, एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। चलिए कितनी होती है ये वैल्यू देखते हैं। तो पहले हम बात करेंगे फॉर अ कंप्लीट साइकिल, फॉर अ कंप्लीट साइकिल। ठीक है, एक कंप्लीट साइकिल के लिए तो इसको तो सिर्फ ग्राफ ही समझ सकते हैं, इसमें कैलकुलेशन की कोई आवश्यकता नहीं है, चाहो तो कर भी सकते हो, इंटीग्रेशन करना होगा सिंपल और निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सपोज ये हमारे पास एक ग्राफ है अल्टरनेटिंग करंट का। देखो जितना करंट 0 से t/2 में पॉजिटिव साइकिल में है, उतना ही करंट t/2 से t में नेगेटिव साइकिल में है, तो टोटल करंट कितना हुआ, यानी कि इसका जो एवरेज आएगा कितना आएगा, इसका जो एवरेज करंट होगा वो होगा 0, क्योंकि जो करंट है वो एक स्केलर क्वांटिटी है
है ना। इसका जब एवरेज निकालेंगे तो जितना पॉजिटिव में उतना ही नेगेटिव में, तो दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, जो एवरेज करंट आएगा उसकी। ठीक है, चाहो तो उसको इंटीग्रेशन से सॉल्व कर सकते हैं। जो आई एवरेज होता है हमको पता है, हमने पढ़ा है थर्ड चैप्टर में, वो होता है लिमिट 0 to 2 आई इंटू डी टी अपॉन टी। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू भी 0 ही आएगी। ठीक है, और जो इक्वेशन होती है अल्टरनेटिंग करंट की, वो आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये यहाँ पे आई की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, ये क्या निकाला हमने, एवरेज करंट फॉर अ कंप्लीट साइकिल। तो ये सॉल्व होके 0 ही आएगा, और हमको दिख भी रहा है कि जितना करंट 0 से t/2 में पॉजिटिव डायरेक्शन में, उतना ही करंट नेक्स्ट t/2 टाइम में नेगेटिव डायरेक्शन में है। उसका जो एवरेज आएगा वो 0 ही आएगा। ठीक है, अब जो हम निकालेंगे वो निकालेंगे फॉर अ हाफ साइकिल, फॉर हाफ साइकिल, है ना, फॉर हाफ साइकिल। ठीक है, हाफ साइकिल मतलब अब जो टाइम ले रहे हैं हम, कहां तक ले रहे हैं, 0 से t/2 तक। ठीक है, इसमें जो लिया है हमने वो क्या लिया है, 0 से t तक। ठीक है, इसमें लेंगे हम फ्रॉम 0 to t/2। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, जो आई एवरेज होगा वो क्या होगा, मैंने बताया अभी आपको कैसे निकालते हैं उसको, इंटीग्रेशन आई डॉट डी टी लिमिट 0 से t/2, और नीचे होता है टोटल टाइम, टाइम कितना होगा t/2। ठीक है, आई की वैल्यू पुट करते हैं, आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये हमें मिलेगा आई नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन t/2, लिमिट इज फ्रॉम 0 to t/2। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होगा अब। जो आई एवरेज वैल्यू आएगी, देखो ये t/2 है, ये 2/t हो जाएगा ऊपर आके, आई नॉट बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है मैक्सिमम वैल्यू, 0 to t/2 क्या बचेगा अंदर, साइन ओमेगा टी डी टी। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, साइन का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस कॉस 2/t इंटू आई नॉट, और ये हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, है ना। जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं जो भी साथ में कांस्टेंट होता है वो हमेशा डिवाइड में आ जाता है, और जब भी हम डिफरेंशिएशन करते हैं जो साथ में कांस्टेंट होता है वो मल्टीप्लाई में आ जाता है। तो इसको ले सकते हैं 2i0/t, है ना। ओमेगा को बाहर निकाल देते हैं, ओमेगा कांस्टेंट है, बचेगा क्या अंदर, माइनस कॉस। देखो क्या ओमेगा को मैं 2π/t लिख सकता हूँ, बिल्कुल। तो ये हो जाएगा 2π/t। लिमिट कितनी है, t की जगह क्या रखेंगे हम, t/2, माइनस माइनस प्लस, और कॉस 0, 2 से 2 कैंसिल, t से t कैंसिल, तो ये क्या बचा, कॉस पाई, और कॉस पाई की वैल्यू होती है -1, यानी कि -1 × 1 + 1, और कॉस 0 भी 1, तो ये हो गया 2। तो ये अपने पास आया 2i0t। क्या मैं ओमेगा को 2π/t लिख सकता हूँ, बिल्कुल। और यहाँ कितना बचेगा 2, तो 2 से 2 कैंसिल, t से t कैंसिल, क्या आया अपने पास, जो आई एवरेज आ रही है वो आ रही है 2i0/पाई। कितनी आ रही है, 2i0/पाई। अगर पाई की वैल्यू कोई पुट कर दें, इसकी जो वैल्यू मिलती है हमें वो मिलती है 0.637 इंटू आई नॉट। कितनी मिलती है, 0.637 इंटू आई नॉट। सिमिलरली हम अल्टरनेटिंग ईएमएफ हम एवरेज अल्टरनेटिंग ईएमएफ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सिमिलरली जो ईएमएफ होगी एवरेज या मीन, वो भी कितनी होगी, 0.637 ई नॉट। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो एवरेज अल्टरनेटिंग करंट होता है वो मैक्सिमम करंट का मैक्सिमम करंट का 63.7% होता है। ठीक है, जो एवरेज करंट की वैल्यू होती है वो मैक्सिमम करंट की 63.7% होगी। ठीक है, देखो ओमेगा कैसे आता है, तो क्या है ओमेगा, ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी या फ्रीक्वेंसी, जो क्या होगा, जो क्या होगा, एंगुलर डिस्टेंस अपॉन टाइम। एंगुलर डिस्टेंस या भाई ओमेगा का मतलब एंगुलर डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है एक साइकिल में, एक साइकिल कंप्लीट करने में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी करंट को, वो करनी पड़ेगी 2π। कितनी करनी पड़ेगी, 2π, और टाइम कितना लग रहा है, t। तो ये होता है इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी। टाइम पीरियड क्या होता है, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में, टाइम पीरियड क्या होता है, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में, है ना, यानी कि एक कंप्लीट साइकिल में जितना टाइम उसको लग रहा है करंट को, उसको क्या बोलते हैं, वन टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड जो होगा वो क्या होगा, वो होगा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी उसने एक कंप्लीट साइकिल में, 2π, और वेलोसिटी कितनी है उसकी, ओमेगा।
ठीक है, तो ये होता है टाइम पीरियड, ये हो गया एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक, फिर आती है लीनियर फ्रीक्वेंसी जिसको बोलते हैं एफ इक्वल्स टू 1/t। ये क्या होती है, ये आती है, इसका मतलब होता है एक सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकंड। ये जो एफ है इसका मतलब होता है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकंड। इसका फॉर्मूला होता है एफ इक्वल्स टू 1/t, शायद इसको लिख सकते हैं हम कैसे, ओमेगा अपॉन 2 पाई। ठीक है, ये होती है फ्रीक्वेंसी, इसकी यूनिट होती है हर्ट्ज, इसकी यूनिट होती है हर्ट्ज, और जो ओमेगा है इसकी यूनिट होती है रेडियन पर सेकंड। ठीक है, तो ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ये टाइम पीरियड है, और ये लीनियर फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर आगे बात करेंगे हम आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। और आरएमएस वैल्यू उसको बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, और उसी को बोलते हैं इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होती है आरएमएस वैल्यू और कितनी निकल के आएगी। सॉल्व करते हैं उसका डेरिवेशन। चलिए लगाते हैं हेडिंग, रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर और इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, आरएमएस वैल्यू और इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, इसको डिनोट करेंगे आई आरएमएस और आई इफेक्टिव। ठीक है, चलिए क्या होती है, चलो मैं दो केस बनाता हूँ, समझाता हूँ। सपोज हमारे पास एक रजिस्टर है जिसको हमने एक डीसी सप्लाई के थ्रू कनेक्ट किया हुआ है, इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, इसने टी टाइम में यहाँ से हीट जो निकाली है वो एच निकाली है इस रजिस्टर ने। ठीक है, सेम रजिस्टर को मैंने कनेक्ट कर दिया है एक एसी सप्लाई से, ठीक, जिसकी इक्वेशन होगी ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये होगा ई। ठीक है, अगर टी टाइम में यहाँ से एच हीट निकलती है तो जिस वैल्यू पर, जिस अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू पर ये एच हीट टी टाइम में रेजिस्टेंस के थ्रू निकलती है, उसी वैल्यू को, अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू को क्या बोलेंगे हम, आरएमएस। ठीक है, यानी कि सेम टाइम में सेम हीट अल्टरनेटिंग करंट के थ्रू निकलती है, अल्टरनेटिंग करंट की जिस वैल्यू पर, उस वैल्यू को ही बोलेंगे हम आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, जो कि बराबर होगी उतने टाइम में जो हीट निकल रही है डीसी करंट से उसकी। ठीक है, ये होती है आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, चलिए निकालते हैं कितनी आती है ये वैल्यू। जैसे कि हेडिंग है आरएमएस रूट मीन स्क्वायर, तो उसको कैसे निकालेंगे, पहले स्क्वायर करेंगे करंट का, फिर इसका मीन करेंगे, मीन लेंगे मतलब, है ना, ये होता है मीन, और इसकी लिमिट होगी 0 to 2, एक कंप्लीट साइकिल के लिए देख रहे हैं हम, नीचे आएगा टी, और लास्ट में कर देंगे इसका रूट। तो क्या किया हमने, स्क्वायर मीन और फिर रूट, जो लिख रहा है उसका उल्टा कर दिया। यही होती है आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। देखो 1/t आगे आ जाएगा, करंट की वैल्यू पुट करते हैं 0 to 2, जो कि होगी आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, और पूरे की पावर हो जाएगी 1/2। हमको पता है जो साइन स्क्वायर थीटा होता है उसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। ठीक है, बाई ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन इसको पुट कर सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर में है, हमको पावर 1 चाहिए तभी इसका इंटीग्रेशन सॉल्व हो पाएगा। चलिए तो लगाते हैं वैल्यूज को और देखते हैं क्या होता है, कितनी वैल्यू निकल के आती है आरएमएस करंट की। लाइन थोड़ी टेढ़ी होगी, इसको सीधा करते हैं। चलिए आई आर एम एस, देखो आई नॉट स्क्वायर तो कांस्टेंट है, आई नॉट कांस्टेंट, आई नॉट स्क्वायर कांस्टेंट होगा, तो आई नॉट स्क्वायर बाई टी आ गया बाहर। ठीक है, अंदर क्या बचेगा, ये वैल्यू पुट कर देते हैं, तो अंदर बचेगा इंटीग्रेशन
1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 इंटू डी टी, और ये लिमिट है 0 टू टी, और इस पूरे की पावर है 1/2। ठीक है, डी टी का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर बाई टी। मल्टीप्लाई करेंगे डी टी का तो क्या मिलेगा, देखो इधर आएगा डी टी, लिमिट इज फ्रॉम 0 टू टी माइनस cos 2 ओमेगा टी इंटू डी टी, लिमिट इज फ्रॉम 0 टू टी, और डिवाइड में जो 2 है उसको हमने बाहर निकाल लिया, और इस पूरे की जो पावर आ रही होगी वो आ रही होगी 1/2। चलिए इंटीग्रेशन करते हैं, आई आर एम एस आई नॉट स्क्वायर बाई 2t, डी टी का इंटीग्रेशन होगा t, और t की लिमिट लगा देंगे तो स्मॉल t की जो लिमिट है वो 0 टू t है, माइनस कॉस ओमेगा टी का क्या होगा, कॉस ओमेगा टी का होगा साइन 2 ओमेगा टी अपॉन जो कांस्टेंट है वो डिवाइड में, तो क्या कांस्टेंट है 2 ओमेगा, डिवाइड में आ गया, लिमिट है 0 टू टी, और इस पूरे की पावर है 1/, इस पूरे की पावर है 1/2। ठीक है, चलिए और सॉल्व करते हैं, आई आर एम एस क्या आएगा, आई नॉट स्क्वायर बाई 2t, लिमिट लगा दी t माइनस 0, माइनस देखो ओमेगा क्या होता है 2 पाई बाई टी, तो ये हो जाएगा साइन 2 पाई बाई टी इंटू टी, टी से टी कैंसिल, टी से टी कैंसिल है ना, तो क्या बच रहा है साइन 2 ओमेगा, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन पाई की वैल्यू 0, साइन एन पाई की वैल्यू 0 होती है, यानी कि 2 ओमेगा की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 0, यानी कि ये पूरी टर्म कितनी हो गई 0। तो क्या मिला हमारे पास फाइनली, हमें मिलेगा आई आर एम एस इक्वल्स टू आई नॉट स्क्वायर बाई 2t इंटू टी, उसकी पावर 1/2, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, आई आर एम एस हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर बाई 2, इसका रूट करेंगे तो क्या आएगा, आई आर एम एस इक्वल्स टू आएगा स्क्वायर का रूट होगा आई नॉट और √2 हो जाएगा। ठीक है, ये होती है आर एम एस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। हमको पता है जो √2 है उसकी वैल्यू होती है 1.41, इसको पुट करते हैं, फाइनली जो एक्सप्रेशन आ रहा है, जो वैल्यू आ रही है वो आएगी 0.707 इंटू आई नॉट। ठीक है, सिमिलरली आर एम एस वैल्यू ऑफ ई एम एफ जो होगी वो भी यही आएगी, ई आर एम एस 0.70 इंटू ई नॉट। इसका मतलब क्या है, यानी कि जो आर एम एस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट होती है वो 70% ऑफ मैक्सिमम या पीक करंट के बराबर होती है ना, आर एम एस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज 70% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो ये थी हमारी आरएमएस वैल्यू, जिसका मतलब क्या होता है कि अगर सेम टाइम में डायरेक्ट करंट से एच हीट प्रोड्यूस हो रही है या निकल रही है रेजिस्टर के थ्रू, तो उतने ही टाइम में अगर जिस अल्टरनेट करंट की जिस वैल्यू से उतने ही टाइम में उतनी हीट प्रोड्यूस हो रही होगी या निकल रही होगी, उस वैल्यू को क्या बोलेंगे हम, आई आर एम एस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा समझ में आया हो, अगर पूरा समझ में आता है तो आप कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।